फागुन का महीना था। हवा में ठंड के अवशेष अभी भी थे, लेकिन धूप में गर्मी का आभास होने लगा था। गांव के चारों ओर होली की तैयारियों की धूम मची थी। हर घर में सफाई का दौर चल रहा था। आंगन की मिट्टी नए सिरे से लीपी जा रही थी, दीवारों पर चुना पुता जा रहा था और घर की औरतें गुजिया और ठंडाई बनाने की योजनाएं बना रही थी। बाजार में रौनक थी। रंग बिरंगे गुलाल के ढेर रखे हुए थे, गुलाबी, नीले, पीले, हरे और लाल। बच्चे बड़े उत्साह से पिचकारियां उठा उठा कर देख रहे थे, कौन सी पिचकारी कितनी दूर तक पानी फेंक सकती है। मिठाई की दुकानों पर भीड़ थी, लोग गुजिया, मालपुए और जलेबियां खरीद रहे थे। अरे भाई, जरा ये वाला गुलाल दिखाना, एक आदमी ने दुकानदार से कहा। यह लीजिए साहब, सबसे अच्छा गुलाल है यह। पक्का रंग है, चेहरे पर डालिए, 3 दिन तक नहीं जाएगा, दुकानदार ने हंसते हुए कहा। गलियों में बच्चे होली के गीत गा रहे थे। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली है तो होने दो गुलाल। उनकी किलकारियां पूरे गांव को गुंजायमान कर रही थी। युवा लड़के लड़कियां भी ढोल मंजीरे पर नाचने का अभ्यास कर रहे थे। गांव के मुखिया के घर में तो होली के दिन विशेष रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन होना था। यह परंपरा कई वर्षों से चली आ रही थी। गांव के प्रत्येक परिवार को निमंत्रण था, सब लोग अपने अपने घरों में खुशियां मना रहे थे। परंतु गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां न तो कोई तैयारी थी, न ही किसी प्रकार की हलचल। यह झोपड़ी कमला की थी, जो अपने 10 वर्षीय बेटे राजू के साथ रहती थी। कमला के चेहरे पर होली की खुशी के बजाय चिंता के भाव साफ झलक रहे थे। सूरज डूबने को था। शाम की लालिमा आसमान को लाल गुलाबी रंग में रंग रही थी, मानो प्रकृति स्वयं होली का अभ्यास कर रही हो। कमला अपनी झोपड़ी के बाहर चारपाई पर बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों के नीचे थकान के गहरे निशान थे। पास ही राजू जमीन पर बैठा कंकड़ों से खेल रहा था, मानो उसकी आत्मा में कोई खिलौना खेलने का उत्साह ही न बचा हो। मां, राजू ने अचानक कमला का ध्यान अपनी ओर खींचा। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी, जो एक बच्चे के लिए अनुचित थी। हाँ बेटा, क्या बात है? कमला ने अपने विचारों से बाहर आते हुए पूछा। उसके चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कान थी। इस बार हम होली मनाएंगे ना? राजू ने आशा भरी नजरों से पूछा। मुझे भी रंग लगाना है, मिठाई खानी है, सारे बच्चे तो कितने दिनों से बातें कर रहे हैं। कमला ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू तैर आए, लेकिन वह उन्हें राजू से छिपाने की कोशिश की। पिछले 5 सालों से, जब से उसके पति रमेश एक दुर्घटना में चल बसे थे, राजू ने कभी भी ठीक से होली नहीं मनाई थी। हर साल वह राजू से वादा करती थी कि अगले साल जरूर मनाएंगे, लेकिन हर साल कुछ न कुछ हो जाता था। बेटा, होली तो सबके लिए होती है, कमला ने धीरे से कहा, लेकिन हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं। अगर इस बार हम थोड़ा और मेहनत कर लें, तो अगले साल धूमधाम से होली मनाएंगे, ठीक है? राजू के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। उसने अपना सिर झुका लिया। लेकिन माँ, पिछले साल भी आपने यही कहा था, और उससे पिछले साल भी। राजू की आवाज में दर्द था। क्या गरीबों के लिए कोई त्योहार नहीं होता? राजू के इस सवाल ने कमला के हृदय को छलनी कर दिया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह क्या कहती कि हाँ, गरीबों के हिस्से में सिर्फ मेहनत और संघर्ष ही लिखा है, कि खुशियां उन लोगों के लिए हैं जिनके पास पैसा है? ऐसा नहीं है बेटा, वह आखिरकार बोली। त्योहार तो सभी के लिए होते हैं, बस कभी कभी हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। कमला ने राजू के सिर पर हाथ फेरा और कहा, अच्छा, तुम अभी अपने बस्ते से किताबें निकालो और थोड़ा पढ़ाई करो। मैं मालकिन से बात करूंगी, शायद वे कुछ पैसे दे दें। राजू ने सिर हिलाकर अपना बस्ता उठाया और झोपड़ी के अंदर चला गया। कमला ने अपने चेहरे से आंसू पोंछे और खड़ी हो गई। उसे जल्दी ही जमींदार के घर जाना था, खाना बनाने के लिए।
जमींदार का घर गांव के केंद्र में था, विशाल, भव्य और चारों ओर से हरियाली से घिरा हुआ। बाहर से ही लकड़ी के नक्काशीदार दरवाजे, पत्थर की चौखट और ऊंची दीवारें इस बात की गवाही देती थी कि यह घर किसी धनवान व्यक्ति का है। कमला ने पिछले दरवाजे से प्रवेश किया और सीधे रसोई की ओर बढ़ गई। उसके विचारों में अभी भी राजू का चेहरा था। होली मनाने की उसकी इच्छा थी। दीदी, आज तो आप फिर से देर से आई हैं, रसोई में काम करने वाली एक अन्य नौकरानी ने कहा। हाँ लीला, थोड़ा काम था, कमला ने कहा और तुरंत रसोई संभाल ली। रात के खाने के लिए उसे कई व्यंजन बनाने थे। जमींदार के घर में होली की तैयारियां जोरों पर थी। बड़े हॉल में रंग बिरंगे कागज के फूल और तोरण लगाए गए थे। घर की औरतें गुजिया बना रही थी और मर्द ढोल और मंजीरे सजा रहे थे। कमला ने खाना बनाते बनाते सोचा कि कैसे वह मालकिन से पैसे मांगेगी। अभी तो उसने 10 दिन पहले ही मालकिन से पैसे लिए थे। यदि वह फिर से मांगेगी तो मालकिन गुस्सा करेंगी, लेकिन राजू के लिए रंग और पिचकारी लेनी थी। एक बार कहकर देखती हूँ, शायद वह दे दे, कमला ने मन में सोचा। भोजन तैयार होने के बाद जब घर के सभी लोग खा चुके थे, कमला ने अवसर देखकर मालकिन के पास जाने का निर्णय लिया। मालकिन अपने कमरे में आराम कर रही थी। मालकिन, कमला ने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। आओ कमला, क्या बात है? मालकिन ने पूछा। वह एक पूर्ण शरीर वाली महिला थी, जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष होगी। उनके चेहरे पर रुखापन था, लेकिन आंखें चतुर थी। कमला ने हिम्मत जुटाई और बोली, मालकिन, होली का त्योहार आ रहा है। राजू रंग और पिचकारी की जिद कर रहा है। अगर आप कुछ पैसे दे देती तो मैं उसके लिए रंग और पिचकारी खरीद देती। उसके शब्द पूरे होने से पहले ही मालकिन के चेहरे पर क्रोध के भाव उभर आए। अच्छा, तो तुम्हें शर्म नहीं आती पैसे मांगने में? मालकिन ने तीखे स्वर में कहा। अभी मैंने तुम्हें 10 दिन पहले ही पैसे दिए थे और फिर तुम आ गई पैसे मांगने। एक तो तुम काम पर लेट से आती हो और पैसे ऐसे मांगती हो जैसे यहाँ से कमा कर रखती हो। कमला का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह अपमानित महसूस कर रही थी, लेकिन राजू के लिए हिम्मत नहीं हारी। मालकिन, पैसे मांगने में शर्म कैसी? मैं अपने काम के पैसे मांग रही हूँ, कमला ने विनम्रता से कहा। आप अगले महीने मेरी पगार में से पैसे काट लेना, पर अभी दे दो। होली आ रही है और मैं अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं खरीद पा रही हूँ। होली में कुछ नहीं खरीद पा रही हो तो क्या मैं इसका ठिका लेकर रखी हूँ? मालकिन के स्वर में अब और भी कड़वाहट थी। देखो कमला, मुझे तुमसे इतनी बहस नहीं करनी है। पैसे समय पर ही मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो करो, वरना तुम जा सकती हो। तुम्हारे जैसी बहुत है इस गांव में। इतने में ही जमींदार मोहन, जो मालकिन के पति थे, कमरे में प्रवेश करते हैं। वह एक लंबे कद के व्यक्ति थे, जिनके शरीर पर थोड़ी मोटापा था और मूंछें बड़ी बड़ी थी। किस बात की बहस चल रही है आपस में? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज में अधिकार और रोष का भाव था। देखो ना जी, मालकिन ने शिकायती लहजे में कहा, एक तो काम पर लेट आती है और महीना पूरा होने से पहले ही पैसा मांगने लगती है। मैं तो तंग आ गई हूँ इससे। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि काम वाली लोगों को इतना भी माथे पर मत चढ़ाओ, मगर तुम कहाँ सुनोगी मेरी बात? जमींदार ने गुस्से से कहा। उनकी आंखें अब कमला पर टिकी थी। यह कमला काम वाली होकर तुम मालकिन से बहस करती हो? उनकी आवाज अब और भी तेज हो गई थी। निकल जाओ मेरे घर से, और आज के बाद यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। कमला के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें भर आईं। नहीं मालिक, ऐसा मत कहिए, वह गिड़गिड़ाई। होली का समय है और घर पर पैसा नहीं था, इसलिए मैं पैसा मांग रही थी, अपने लिए नहीं, बच्चे के लिए। उसकी आवाज भरा गई। आंसू उसकी आंखों से बह निकले। मालिक, उस बच्चे पर रहम करो जो पिता के गुजरने के बाद आज तक होली नहीं खेला, कमला ने भावुक होकर कहा।
होली के समय पर मुझे काम से नहीं निकालिए, कहीं काम नहीं मिलेगा, फिर मेरे घर में होली पर चूल्हा भी नहीं जलेगा। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, जमींदार ने दृढ़ता से कहा। चल निकल यहाँ से, नहीं तो धक्के मारकर निकालूंगा। कमला के लाख गिड़गिड़ाने के बाद भी जमींदार नहीं माने और कमला को काम से निकाल दिया गया। उस दिन की मेहनताना भी उसे नहीं मिला। बड़ी उदासी के साथ कमला घर की ओर चल पड़ी। आकाश में चांद खिल चुका था और रात की हवा में ठंडक थी। उसके मन में अब कई सवाल थे। अब वह और राजू कैसे गुजारा करेंगे? नया काम कहाँ मिलेगा? होली के दिन राजू को क्या जवाब देगी? वह इतनी परेशान थी कि अपना रास्ता भूल गई और जंगल के रास्ते पर निकल पड़ी। चारों ओर अंधेरा था, केवल चांदनी की मध्यम रोशनी में रास्ता दिख रहा था। अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वह जमीन पर गिर पड़ी। बैठकर रोने लगी, न सिर्फ दर्द के कारण बल्कि अपनी हालत पर भी। मेरा क्या होगा? वह बुदबुदाई। क्या मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगी? क्या राजू को कभी खुशियां नहीं मिलेंगी? तभी वहां एक साधु का आगमन हुआ। वह एक वृद्ध व्यक्ति थे, लंबी सफेद दाढ़ी, गेरुआ वस्त्र पहने हुए, एक लाठी थामे हुए। उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था, मानो वे किसी दिव्य शक्ति से संपन्न हों। बेटी, आजकल जमाना बहुत खराब है, साधु ने धीर गंभीर आवाज में कहा। तुम इस सुनसान जंगल में अकेले क्यों बैठी हो? कमला ने चौंक कर ऊपर देखा। साधु की आंखों में दया और करुणा के भाव थे। आपको क्या ही बताऊं बाबा, कमला ने आंसू पोंछते हुए कहा। होली का त्योहार आ रहा है और आपको तो पता ही होगा कि बच्चे होली में कितनी मस्ती करते हैं, पर मेरे बच्चे की किस्मत में शायद मस्ती लिखी ही नहीं है। और फिर कमला ने अपना सारा दुख साधु के सामने व्यक्त कर दिया। अपने पति की मृत्यु, अपनी गरीबी, जमींदार के घर से निकाले जाने की बात और राजू की होली मनाने की इच्छा। साधु ने शांति से सब सुना। देखो बेटी, उदास मत हो, साधु ने कहा। अभी होली के 4 दिन बचे हुए हैं। तुम दूसरों के घर में काम करती हो, उससे अच्छा तुम अपना कुछ व्यापार करो। जैसे कि अभी होली का समय है तो रंग और पिचकारी, गुलाल, यह सब अभी ज्यादा बिकेंगे। तुम इसी का व्यापार क्यों नहीं कर लेती? पर बाबा, यह सब व्यापार करने के लिए पैसा होना जरूरी है, कमला ने निराशा से कहा। और मेरे पास तो अभी खाने के लाले पड़े हैं, मैं व्यापार कैसे कर सकती हूँ? बेटी, तुम कहीं से पैसा उधार ले लो, साधु ने सुझाव दिया। पर तुम अपना व्यापार करो और खुद की मालकिन बन जाओ। बाबा, अगर व्यापार नहीं चला तो मैं उधार के पैसे कहाँ से भरूंगी? कमला ने डरते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहती। मेरा एक बच्चा है, ऐसे में तो भूखे मर जाएंगे हम लोग। अरे पगली, जोखिम तो हर कदम पर लेना पड़ता है, साधु ने हंसते हुए कहा। क्या तुम यहाँ खड़ी हो तो जोखिम नहीं है? जो जोखिम उठाता है जिंदगी में वही आगे बढ़ता है। साधु ने अपनी झोली से एक छोटी सी डिबिया निकाली और कमला को दी। और हाँ, तुम देसी नुस्खे से ही रंग और गुलाल बनाकर बेचना, उन्होंने कहा। इस डिबिया में एक विशेष चूर्ण है, इसे अपने बनाए रंगों में मिला देना। यह रंग सामान्य रंगों से अलग होंगे, ज्यादा चमकदार, सुगंधित और त्वचा के लिए फायदेमंद। कमला ने संदेह से डिबिया को देखा। अगर तुम्हारा व्यापार नहीं चला, साधु ने आगे कहा, तो तुम इसी जगह हमसे आकर मिलना। इतना कहकर साधु वहां से चले गए, इतनी तेजी से कि कमला को लगा जैसे वे हवा में गायब हो गए हों। कमला को साधु की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उनके शब्दों ने उसके मन में एक नई उम्मीद जगा दी थी। वह सोचने लगी, क्या वाकई वह व्यापार कर सकती है? क्या रंग बनाना और बेचना उसके लिए संभव है? गहरी सोच के बाद उसने निर्णय लिया कि वह इस चुनौती को स्वीकार करेगी। अब सवाल था पैसों का। उसे पता था कि गांव के ठाकुर लोगों को व्यापार के लिए उधार देते हैं। अगली सुबह कमला ने राजू को स्कूल भेजा और गांव के ठाकुर के यहाँ पहुँच गई। ठाकुर का घर भी बहुत बड़ा था, लेकिन जमींदार के घर से छोटा। नमस्ते ठाकुर साहब, कमला ने विनम्रता से कहा। ठाकुर एक मोटे व्यक्ति थे
जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष होगी। उनकी मूंछें बड़ी बड़ी थी और वे हुक्का पी रहे थे। हाँ, क्या बात है? उन्होंने बिना कमला की ओर देखे पूछा। ठाकुर साहब, हमें भी पैसे चाहिए। कमला ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं भी अपना एक व्यापार करना चाहती हूँ। होली के रंग बनाकर बेचना चाहती हूँ। ठाकुर ने हुक्के से एक लंबा कश लिया और धुआं छोड़ते हुए उपहास के साथ कहा, अरे तुम औरत जात होकर क्या व्यापार करोगी? तुम लोगों को तो घर का खाना और बर्तन का ही काम शोभा देता है। कमला का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन वह अपने इरादे पर अडिग रही। ठाकुर साहब, मैं मजबूर हूँ, तभी व्यापार करना चाहती हूँ। उसने विनती की, मुझे कुछ पैसे उधार पर दे दीजिए। जैसे मेरे पास पैसे आने लगेंगे मैं आपका पैसा वापस कर दूंगी। ठाकुर ने कमला को ऊपर से नीचे तक देखा, मानो उसका मूल्यांकन कर रहे हों। ठीक है, उन्होंने आखिरकार कहा, तब तक तुम अपने घर के कागज लाकर मेरे हवाले कर दो। कहीं तुम कर्ज नहीं चुका पाई तो यह घर हमारा हो जाएगा। ठाकुर की यह बात सुनकर कमला का मन डगमगा गया। वह झोपड़ी उसकी और राजू की एकमात्र संपत्ति थी, उसके पति रमेश की निशानी। उसे खोने का विचार ही उसे डरा रहा था। फिर उसे साधु बाबा की बात याद आई। अरे पगली, जोखिम तो हर कदम पर लेना पड़ता है। क्या तुम यहाँ खड़ी हो तो जोखिम नहीं है? जो जोखिम उठाता है जिंदगी में वही आगे बढ़ता है। ठीक है ठाकुर साहब, कमला ने दृढ़ता से कहा, मुझे आपकी यह शर्त मंजूर है। मुझे पैसा दे दीजिए, मैं कागज लाकर आपको दे दूंगी। ठाकुर ने कमला को 200 रुपए उधार दिए और कमला ने अपने घर के कागज उनके हवाले कर दिए। उसके मन में डर था, लेकिन साथ ही एक नई उम्मीद भी थी। कमला ने उसी दिन बाजार जाकर रंग बनाने के सामान खरीदे, हल्दी, पलाश के फूल, गेरू, नील अबीर, गुलाल का आधार और कुछ सस्ती पिचकारियां। वह जानती थी कि उसके पास बहुत पैसे नहीं हैं, इसलिए उसने बुद्धिमानी से खरीदारी की। घर आकर उसने रंग बनाना शुरू किया। उसकी माँ ने उसे बचपन में ही सिखाया था कि कैसे प्राकृतिक रंग बनाए जाते हैं। वह सारी रात जागकर रंग तैयार करती रही। लाल रंग के लिए पलाश के फूल, पीले के लिए हल्दी, नीले के लिए नील और हरे के लिए मेहंदी के पत्ते। बीच बीच में वह साधु बाबा द्वारा दी गई डिबिया के चूर्ण को थोड़ा थोड़ा सभी रंगों में मिलाती गई। सुबह होते ही उसने राजू को जगाया। उठो बेटा, देखो मैंने क्या बनाया है, उसने उत्साह से कहा। राजू ने आंखें मलते हुए देखा कि चारों ओर रंग बिरंगे गुलाल के छोटे छोटे पैकेट रखे हुए हैं और साथ में कुछ पिचकारियां भी। माँ, यह सब क्या है? राजू ने आश्चर्य से पूछा। यह हमारा नया व्यापार है बेटा, कमला ने मुस्कुराते हुए कहा। आज से हम रंग और पिचकारी बेचेंगे और अगर हमारा व्यापार अच्छा चला तो होली पर हम भी धूमधाम से त्योहार मनाएंगे। राजू की आंखों में चमक आ गई। वह खुशी से उछल पड़ा और कमला को गले लगा लिया। होली से 3 दिन पहले कमला ने अपने सारे रंग और पिचकारियां एक पुराने कपड़े में रखे ठेले पर सजाए और बाजार की ओर चल पड़ी। उसने अपने रंगों को सुंदर ढंग से सजाया था और छोटे छोटे पैकेट बना रखे थे ताकि कम पैसों वाले लोग भी खरीद सकें। गांव का बाजार होली के कारण रौनक से भरा था। हर दुकान पर सजावट की गई थी और लोग खरीदारी के लिए उमड़ पड़े थे। गांव का प्रसिद्ध रंग विक्रेता रामलाल भी अपनी दुकान पर रंग बेच रहा था। उसके पास रंगों का विशाल संग्रह था और उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी थी। कमला ने बाजार के एक कोने में अपना ठेला लगाया और आवाज लगानी शुरू की। आओ भाई आओ, बहन आओ, यह कोई बाजार का रंग नहीं, यह है अपने हाथों से बना प्यार भरा गुलाल। ना केमिकल ना जलन, बस फूलों की खुशबू और प्यार की मिठास। लेकिन कोई भी उसके पास नहीं आया। लोग उसके ठेले के पास से गुजरते, एक नजर डालते और आगे बढ़ जाते। कमला की आवाज धीरे धीरे कमजोर होने लगी, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारी। दोपहर हो गई, फिर शाम, लेकिन कमला ने एक भी रंग नहीं बेचा। उसका मन निराश होने लगा।
वह सोचने लगी, क्या यह व्यापार बिल्कुल ही नहीं चलेगा? क्या उसने गलत फैसला लिया था? तभी उसने देखा एक छोटा बच्चा लगभग 8 साल का रामलाल की दुकान के पास खड़ा है। उसके कपड़े फटे पुराने थे और वह बड़ी आशा भरी नजरों से रंगों को देख रहा था। भैया, मुझे थोड़ा सा रंग दे दो, बच्चे ने रामलाल से कहा। मैं भी होली खेलना चाहता हूँ। रामलाल ने बच्चे को तिरस्कार से देखा और कहा, हट यहाँ से, बिना पैसे के कुछ नहीं मिलेगा। जा, अपनी माँ से पैसे मांग कर आ। बच्चा बहुत दुखी हो गया और एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। कमला ने इस दृश्य को देखा और उसका मातृ हृदय पिघल गया। उसे अपने राजू की याद आ गई, जो भी होली मनाने के लिए उत्सुक था। वह उस बच्चे के पास गई और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? उसने प्यार से पूछा। रवि, बच्चे ने सिसकते हुए कहा। रवि, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मेरे माँ बाप नहीं हैं। रवि ने कहा, मैं अनाथ हूँ। मुझे अनाथालय से लोग गोद ले गए थे, पर वहाँ बहुत मार पड़ती थी तो मैं भाग आया। अब मैं अकेला रहता हूँ और कभी कभी लोगों के घर में काम करके खाना खा लेता हूँ। कमला का हृदय इस छोटे बच्चे की कहानी सुनकर टूट गया। उसने अपने ठेले से थोड़ा गुलाल और एक छोटी सी पिचकारी निकाली और रवि को दे दी। यह लो मेरी तरफ से, उसने कहा। होली की शुभकामनाएं। रवि के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने कमला का हाथ पकड़ लिया और कहा, धन्यवाद दीदी, आप बहुत अच्छी हो। कमला ने रवि से पूछा, तुम कहाँ रहते हो बेटा? मैं स्टेशन के पास एक खाली पड़े मकान में रहता हूँ, रवि ने बताया। कमला ने निर्णय लिया, चलो मेरे साथ, आज से तुम मेरे घर में रहोगे। राजू को भी एक दोस्त मिल जाएगा। रवि की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। सच दीदी, आप मुझे अपने घर ले जाओगी? हाँ बेटा, कमला ने प्यार से कहा। चलो हम लोग साथ में होली मनाएंगे। रवि खुशी से उछल पड़ा और कमला का हाथ पकड़कर उसके साथ चल दिया। दिन के अंत में कमला अपना ठेला लेकर रवि के साथ घर लौट आई। उसने एक भी रंग नहीं बेचा था, लेकिन एक अनाथ बच्चे को घर मिला था और यह उसके लिए किसी भी व्यापार से बढ़कर था। घर पहुंचकर कमला ने राजू से रवि का परिचय कराया। दोनों बच्चे तुरंत दोस्त बन गए। राजू ने अपने खिलौने रवि के साथ बांटे और दोनों मिलकर खेलने लगे। रात को जब बच्चे सो गए, कमला चिंता में डूब गई। अब उसके पास एक और बच्चा था जिसकी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी और उसका व्यापार भी नहीं चल रहा था। कैसे वह इन सब चुनौतियों का सामना करेगी? वह अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठी थी, आसमान में तारों को देख रही थी, जब एक आवाज सुनाई दी। क्या हुआ बेटी? क्या तुम्हारा रंग कोई नहीं खरीद रहा? कमला ने चौंक कर देखा। साधु बाबा वापस आ गए थे। वही लंबी सफेद दाढ़ी, वही गेरुआ वस्त्र, वही दिव्य तेज चेहरे पर। नहीं बाबा, कमला ने निराशा से कहा, मेरे गुलाल रंग में कोई चमक नहीं है, क्योंकि मैंने उन्हें अपने हाथों से बनाया है और गांव के रामलाल के रंग गुलाल में बहुत चमक है, इसलिए लोग उसकी दुकान पर भीड़ लगा रहे हैं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम चिंता मत करो बेटी, मैंने सब देखा है। तुम अपने घर एक अनाथ बच्चे को लेकर आई हो। तुम्हारा दिल कोमल है और तुम ईमानदार हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। कमला के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। साधु को कैसे पता चला कि वह रवि को अपने घर लाई है? देखो बेटी, साधु ने कहा, तुमने मेरे दिए हुए चूर्ण का इस्तेमाल तो किया है, पर उसका असर तब होगा जब तुम अपने रंगों में सच्चे दिल से प्यार मिलाओगी। आज रात फिर से रंग बनाओ और हर रंग में एक एक चम्मच चूर्ण मिलाओ। और याद रखो, यह रंग सिर्फ प्रेम और सच्चाई के लिए बने हैं। लालच या बुरी नियत से इनका उपयोग किया तो यह अपना प्रभाव खो देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। कमला ने साधु को प्रणाम किया। जब वह सर उठाकर देखने लगी, साधु वहां से गायब हो चुके थे। वह चारों ओर देखने लगी।
पर कहीं भी साधु का कोई निशान नहीं था। उस रात कमला ने साधु बाबा के निर्देशानुसार फिर से रंग बनाए और हर रंग में एक एक चम्मच चूर्ण मिलाया। उसके मन में वह आशा फिर से जाग उठी थी। अगली सुबह जब वह अपने ठेले को सजा रही थी, उसे एक आश्चर्यजनक परिवर्तन दिखाई दिया। उसके रंग पहले से कहीं अधिक चमकदार थे और उनसे एक मधुर सुगंध भी आ रही थी। वह दोबारा बाजार पहुंची और अपना ठेला लगाया। इस बार भी उसने आवाज लगानी शुरू की, आओ भाई आओ, बहन आओ, यह कोई बाजार का रंग नहीं, यह है अपने हाथों से बना प्यार भरा गुलाल, ना केमिकल ना जलन, बस फूलों की खुशबू और प्यार की मिठास। इस बार एक व्यक्ति रुका और उसके रंगों को देखने लगा। क्या यह रंग सच में हाथ से बने हैं? उसने पूछा। हाँ भाई साहब, कमला ने उत्साह से कहा, इसमें एक भी हानिकारक चीज नहीं है। आप इसे अपने बच्चों को भी लगा सकते हैं, बिल्कुल सुरक्षित है। व्यक्ति ने थोड़ा गुलाल लिया और अपनी हथेली पर लगाया। वह चौंक गया। अरे यह तो ठंडक दे रहा है, उसने कहा, और इसकी खुशबू भी कितनी अच्छी है। वह तुरंत बोला, भाई मुझे 10 डिब्बे रंग दे दो और 10 पैकेट गुलाल। उसका यह वाक्य सुनकर कुछ और लोग भी कमला के ठेले के पास आने लगे। सभी ने उसके रंगों को देखा, उन्हें छुआ, उनकी खुशबू ली और फिर खरीदने लगे। भाई साहब, कमला ने एक ग्राहक से कहा, यह रंग गुलाल मैंने घर में बनाए हैं, इसमें कोई केमिकल नहीं है। आप बच्चों को भी लगा सकते हो, कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा, तो यह बात है, ग्राहक ने प्रसन्नता से कहा। मुझे भी 10 डिब्बे रंग और 10 पैकेट गुलाल दे दो। धीरे धीरे कमला के ठेले पर भीड़ जमा होने लगी। लोग एक दूसरे को बता रहे थे कि कैसे उसके रंग हाथों से बने हैं, कैसे वे त्वचा पर ठंडक देते हैं और कैसे उनकी खुशबू इतनी सुहावनी है। दोपहर तक कमला के सारे रंग बिक गए और उसके पास काफी पैसा जमा हो गया था, ठाकुर का कर्ज चुकाने के लिए भी और होली मनाने के लिए भी। वह खुशी से घर लौटी और रात भर जागकर और अधिक रंग बनाए। अगले दिन वह फिर से बाजार गई और फिर से उसके सारे रंग बिक गए। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई कि कमला के रंग बहुत खास हैं। लोग उसके ठेले पर ही रंग खरीदने के लिए इंतजार करने लगे। जो लोग पहले रामलाल के रंग खरीद रहे थे, वे भी अब कमला के रंगों की तरफ आकर्षित हो गए थे। रामलाल, जो यह सब देख रहा था, ईर्ष्या से जल उठा। कई वर्षों से वह गांव में एकमात्र रंग विक्रेता था और अब एक गरीब औरत उसका व्यापार छीन रही थी। उसकी दुकान पर अब बहुत कम ग्राहक आ रहे थे और उसका व्यापार धीरे धीरे मंद पड़ रहा था। यह कैसे हो सकता है? वह अपने आप से बुदबुदाया। कोई गरीब औरत जिसका कभी कोई व्यापार नहीं था, अचानक इतने अच्छे रंग कैसे बना सकती है? उसने अपने नौकर भोलू को बुलाया, जो एक बहुत ही सरल स्वभाव का युवक था। अबे भोलू, रामलाल ने चिल्लाकर कहा, यह क्या तमाशा हो रहा है? इस गरीब औरत के इतने रंग कैसे बिक रहे हैं? भोलू मालिक के गुस्से से घबरा गया। हाँ रामलाल भैया, वह हकलाते हुए बोला, मैं आपको बताना भूल गया था। जब मैं घर से दुकान के लिए आ रहा था, तब इसके घर के पास एक साधु बाबा इसे कुछ डिब्बे में दे रहे थे और कह रहे थे इसे रंगों में मिला देना। क्या? रामलाल चौंक पड़ा। एक साधु डिब्बे में कुछ दे रहे थे? कहीं वह जादुई रंग तो नहीं था? भोलू ने सिर हिलाया। हो सकता है भैया, उसके रंगों में अचानक इतनी चमक कैसे आई? अच्छा तो यह बात है। रामलाल के मन में एक विचार आया, तो अब हमें भी वैसा ही करना होगा। जा ढूंढ उस साधु को। रामलाल ने अपने नौकर भोलू को उस साधु बाबा को ढूंढने के लिए भेज दिया। भोलू दिन भर गांव में साधु बाबा को खोजता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। वह थका हारा वापस आया। रामलाल भैया, वह बाबा तो जैसे हवा में गायब हो गए। भोलू ने बताया, पूरे गांव में कहीं नहीं मिले। रामलाल की ईर्ष्या क्रोध में बदल गई। तो अब दूसरा तरीका निकालना होगा। उसने अपने मन में सोचा, अगर हम साधु को नहीं ढूंढ सकते तो हम कमला के रंगों में गड़बड़ी कर सकते हैं। उसने एक शैतानी योजना बनाई।
वह रात होने का इंतजार करने लगा ताकि चुपके से कमला की झोपड़ी में जा सके। उसका इरादा था कि वह कमला के रंगों में लाल मिर्च का पाउडर मिला दे, जिससे लोग उसके रंगों को खरीदना बंद कर दें। रात के समय जब तीनों, कमला, राजू और रवि सो रहे थे, रामलाल अपने एक साथी हरिया के साथ चोरी छिपे कमला की झोपड़ी के पास पहुंचा। चारों ओर अंधेरा था और केवल चांदनी की मध्यम रोशनी में ही कुछ दिखाई दे रहा था। देख हरिया, रामलाल ने धीरे से कहा, मैं दरवाजे पर खड़ा रहूंगा, तू अंदर जा और उसके रंगों में यह लाल मिर्च का पाउडर मिला दे, जिससे गांव वाले इसका रंग लगाते ही चिल्ला उठेंगे। हरिया, जो थोड़ा डरपोक स्वभाव का था, हिचकिचाते हुए झोपड़ी के अंदर गया। अंधेरे में उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वह टटोलते हुए आगे बढ़ा। अचानक हवा तेज चलने लगी। झोपड़ी के अंदर एक अजीब सा प्रकाश फैलने लगा और हरिया की आंखों में धूल उड़ने लगी। उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जो बुरा करेगा वह खुद मिट्टी में मिल जाएगा। हरिया डर के मारे चीख पड़ा और बाहर भाग आया। रामलाल भाई, वह हांफते हुए बोला, मुझे नहीं लगता हमें यह करना चाहिए। कोई अनहोनी हो सकती है। उस झोपड़ी में कुछ अजीब है। अबे डरपोक, रामलाल ने गुस्से से कहा, अगर तुझे डर लग रहा है तो मैं खुद यह करूंगा। रामलाल ने हिम्मत जुटाई और झोपड़ी के अंदर गया। वह जल्दी से रंगों के डिब्बे को खोजने लगा। जब उसे डिब्बे मिले तो उसने उन्हें खोला। अचानक जोर की हवा चलने लगी और डिब्बे से एक चमकदार प्रकाश निकलने लगा। यह तो रंग का डिब्बा पकड़ते ही बहुत तेज हवा चल रही है। रामलाल घबराया। अगर मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर मिलाता हूँ तो मेरी आंखों में ही लाल मिर्च उड़कर पड़ जाएगी। उसे एक और विचार आया। एक काम करता हूँ, उसने सोचा, सारा रंग ही चुरा कर ले जाता हूँ, फिर मैं इसी रंग को कल बेचूंगा। रामलाल ने जल्दी से सारे रंगों के डिब्बे उठाए और बाहर निकल आया। वह और हरिया दोनों जल्दी से वहां से भाग गए और रंगों के डिब्बे रामलाल की दुकान पर जाकर रख दिए। अगली सुबह कमला ने जागते ही पाया कि उसके सारे रंग गायब हैं। उसने अपनी झोपड़ी में इधर-उधर ढूंढा, परंतु उसके रंग कहीं नहीं दिखे। वह समझ गई कि किसी ने उसके रंगों को चोरी कर लिया है। हे भगवान, अब क्या होगा? वह दुखी मन से बोली, आज ही तो होली है और मेरे पास न तो रंग है और न ही पैसे। राजू और रवि उठे और कमला के पास आए। माँ, आज होली है। राजू ने खुशी से कहा, हम भी रंग खेलेंगे ना? कमला की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने बच्चों को क्या जवाब देती? हाँ बेटा, उसने मुश्किल से कहा, लेकिन पहले मुझे एक जरूरी काम से बाजार जाना है। तुम दोनों यहीं रहो, मैं जल्दी वापस आऊंगी। वह तैयार होकर बाजार की ओर चल पड़ी। आज होली थी और पूरा गांव रंगों से सराबोर था। हर गली में खुशियां की बौछार थी। बच्चे दौड़ दौड़ कर एक दूसरे को रंग लगा रहे थे। ढोल नगाड़ों की धुन पर लोग नाच रहे थे और सबके चेहरे पर होली की मस्ती झलक रही थी। कमला बाजार पहुंची और देखा कि रामलाल की दुकान पर भारी भीड़ जमा है। लोग उसके रंगों को खरीद रहे थे और रामलाल खुशी से फूला नहीं समा रहा था। कमला ने नजदीक जाकर देखा और उसका संदेह सही निकला। रामलाल उसी के रंगों को अपने नाम से बेच रहा था। तभी गांव की एक बुजुर्ग महिला, जिसे सब काकी कहते थे, कमला के पास आई। बेटी, काकी ने कहा, रामलाल के पास बिल्कुल तुम्हारी तरह ही रंग हैं। तुम्हारे रंग की तरह चमकदार और सुगंधित भी हैं। पता नहीं रामलाल ने इस बार तुम्हारी तरह रंग कहाँ से ले आया। काकी, कमला ने दुखी होकर कहा, कल रात मेरे घर से मेरे रंग चोरी हो गए। इस बार मैंने अपने बच्चों के लिए होली पर कितने सपने सजाए थे। कमला, कहीं वह रामलाल तुम्हारा रंग तो चोरी करके नहीं ले आया? काकी ने संदेह जताया। क्योंकि हर चीज तुम्हारी तरह ही दिख रही है। काकी, मुझे भी लगता है कि मेरा रंग रामलाल ने ही चुराया है। कमला ने कहा, क्योंकि कल तक रामलाल की दुकान पर रंग खरीदने वालों की भीड़ नहीं थी और आज अचानक उसकी दुकान पर इतनी भीड़ है।
वे आपस में बात ही कर रहे थे, तभी गांव का एक बुजुर्ग, जिन्हें सब दादाजी कहते थे, कमला के पास आए। अरे कमला, दादाजी ने कहा, आज तुमने अपना ठेला नहीं लगाया। देखो, रामलाल ने बिल्कुल तुम्हारी तरह ही चमकदार, खुशबू वाले रंग और गुलाल लाए हैं। कमला अब पूरी तरह आश्वस्त हो गई कि उसके रंग रामलाल ने ही चुराए हैं। दादाजी, उसने दृढ़ता से कहा, मुझे इसकी शिकायत गांव के मुखिया से करनी होगी, तभी मुझे न्याय मिलेगा। दादाजी, काकी और कुछ अन्य ग्राहक जो कमला के रंगों के प्रशंसक थे, उसके साथ गांव के मुखिया के पास गए। मुखिया का घर गांव के मध्य में एक विशाल पेड़ के नीचे था। मुखिया एक विवेकशील और न्यायप्रिय व्यक्ति थे, जिन्हें सभी सम्मान देते थे। मुखिया जी, कमला ने विनम्रता से कहा, मुझे आपसे एक शिकायत करनी है। मुखिया ने ध्यान से कमला की बात सुनी और फिर रामलाल को बुलवा भेजा। रामलाल आते ही घबरा गया, क्योंकि वह समझ गया कि कमला ने उस पर शक करना शुरू कर दिया है। मुखिया जी, रामलाल ने जल्दी से कहा, मैंने कमला का कोई भी रंग नहीं चुराया है। मुखिया ने रामलाल को अजीब नजरों से देखा। अरे रामलाल, उन्होंने कहा, तुमसे किसने कहा कि कमला का रंग तुमने चुराया है? मैंने तो तुमसे कुछ ऐसा कहा ही नहीं। रामलाल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अनजाने में ही अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। इसका मतलब तुम्ही ने कमला के रंग चुराए हैं? मुखिया ने गंभीरता से कहा। रामलाल अब आनाकानी करने लगा। वह इधर उधर की बातें करने लगा और अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश करने लगा। मुखिया ने कमला से पूछा, कमला, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि रामलाल ने ही तुम्हारे रंग चुराए हैं? हाँ मुखिया जी, कमला ने दृढ़ता से कहा, मेरे पास सबूत है। सब लोग चौंक गए और रामलाल के चेहरे का रंग एकदम उड़ गया। मैंने अपने बनाए रंगों में एक खास पहचान छिपाई थी। कमला ने बताया, मैंने हल्दी के पानी में कुछ खास पत्तियां मिलाई थी, जिससे रंगों में एक विशेष खुशबू आ गई थी। अगर रामलाल के पास वही रंग होंगे तो उनमें से वही खुशबू आएगी। मुखिया ने रामलाल की ओर देखा। रामलाल, उन्होंने आदेश दिया, जो भी रंग तुम्हारे पास हैं, उन्हें हमारे सामने लाओ। रामलाल अब बुरी तरह घबरा गया, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने अपनी दुकान से रंगों की पोटली लाकर मुखिया के सामने रख दी। मुखिया ने एक चुटकी रंग लिया, उसमें एक बूंद पानी मिलाया और हथेली से मसलकर उसे सूंघा। फिर उन्होंने गांव के दादाजी से भी सूंघने को कहा। दादाजी ने तुरंत कहा, हाँ, यह तो हल्दी और उन खास पत्तों की महक है जो कमला ही इस्तेमाल करती थी। मुखिया ने रामलाल को कड़ी नजरों से देखा। रामलाल, उन्होंने कहा, तुमने चोरी की है और झूठ भी बोला, तुम्हें सजा मिलेगी। अब से गांव में कोई भी तुम पर भरोसा नहीं करेगा। मुखिया जी, रामलाल ने घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब दोबारा चोरी का काम नहीं करूँगा। नहीं, तुम्हें सजा मिलेगी। मुखिया ने दृढ़ता से कहा, और तुम्हारी सजा यह है कि आज तुम्हारी जितनी भी कमाई हुई है, सब लाकर कमला को दो। क्योंकि कमला को तुम्हारी वजह से नुकसान हुआ है। रामलाल को मजबूरन अपनी आज की कमाई के सारे पैसे कमला को देने पड़े। वह बहुत बड़ी रकम थी, क्योंकि होली के दिन रंगों की बिक्री बहुत अधिक हुई थी। कमला ने सारे पैसे लेकर ठाकुर का कर्ज चुकाया और फिर बाजार से मिठाई, राजू और रवि के लिए नए कपड़े और नए रंग और पिचकारियां खरीदी। जब वह घर पहुंची तो राजू और रवि उदास बैठे थे। उन्होंने सोचा था कि इस बार भी होली नहीं मना पाएंगे। राजू, रवि, कमला ने खुशी से पुकारा, देखो मैं क्या लाई हूँ। दोनों बच्चे आश्चर्य से देखते रह गए। कमला के हाथों में ढेर सारी मिठाइयाँ, रंग, पिचकारियाँ और नए कपड़े थे। माँ, यह सब? राजू हकलाते हुए बोला, हाँ बेटा, आज हम धूमधाम से होली मनाएंगे। कमला ने मुस्कुराते हुए कहा, अब से हर साल मनाएंगे। राजू और रवि खुशी से उछल पड़े और कमला को गले लगा लिया। उसके बाद वे तीनों ने मिलकर होली का त्योहार मनाया, रंग लगाए, पिचकारियां चलाईं, मिठाइयां खाईं और खुशियां मनाईं। उस दिन के बाद कमला का जीवन बदल गया।
उसने अपना व्यापार जारी रखा और उसके रंग पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गए। लोग दूर दूर से उसके रंग खरीदने आने लगे। उसने अपनी झोपड़ी को ठीक करवाया और राजू और रवि को अच्छे स्कूल में भेजना शुरू किया। रामलाल ने अपनी गलती से सबक सीखा। वह कमला से माफी मांगने आया और प्रायश्चित के रूप में अपनी दुकान का हिस्सा कमला को दे दिया। धीरे धीरे दोनों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गए। और साधु बाबा, वे अभी भी कभी कभी गांव में दिखाई देते हैं, विशेषकर होली के समय। लोग कहते हैं कि वे जिसे भी आशीर्वाद देते हैं उसकी किस्मत चमक उठती है। कमला अब अपने व्यापार से खुश है और उसके राजू और रवि भी बड़े होकर अच्छे इंसान बन रहे हैं। वे हर साल होली धूमधाम से मनाते हैं और सबको मिठाइयाँ और रंग बांटते हैं। आज भी जब लोग कमला के रंग लगाते हैं तो उनमें एक अलग ही चमक और खुशबू होती है। लोग कहते हैं कि यह साधु बाबा का जादू है, लेकिन कमला जानती है कि यह उसके प्रेम, मेहनत और ईमानदारी का फल है। और गांव में एक कहावत चल पड़ी है, जैसी नीयत वैसी कमाई। बुरे काम का बुरा नतीजा, अच्छे काम का अच्छा फल। कमला के जीवन की कहानी सभी को यही सिखाती है कि ईमानदारी, मेहनत और अच्छी नीयत से किया गया कोई भी काम सफल होता है और भगवान हमेशा उन लोगों की मदद करते हैं जो अच्छे इंसान हैं और दूसरों की मदद करते हैं। होली का त्योहार हर साल आता है और हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, अच्छे दिन जरूर आते हैं। बस हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने कर्म पर विश्वास। हर रंग में एक कहानी है, हर कहानी में एक सीख और हर सीख में एक नया जीवन। दोस्तों, उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं और वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में मोटिवेटेड रहिए।